नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 36 दलों के 52 नेता बैठक में हुए शामिल। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर हुआ विचार विमर्श। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जीत की दर्ज। भाजपा की हरप्रीत कौर बबला के पक्ष में 19 वोट मिले, जबकि आप उम्मीदवार प्रेमलता ने 17 वोट हासिल किए। यमुना में जहर मिलाए जाने के दावे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल घिरे। चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती, दावे साबित नहीं होने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विशेष बैठक। सुरक्षा सुविधा से जुड़े हर बिंदु पर फोकस। और निज्जर हत्याकांड में झूठे निकले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोप। कनाडा कमीशन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, हत्या में किसी दूसरे देश का कोई संबंध नहीं। संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 36 पार्टियों के 52 फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल हुए। संसद को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न मुद्दों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रामगोपाल यादव, मनोज झा, तिरुचि शिवा, जयराम रमेश, संजय झा, चंद्रशेखर आजाद, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन, डेरेक ओब्रायन, टीआर बालू, महुआ माझी, हनुमान बेनीवाल, गौरव गोगोई समेत अनेक सांसद और नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी नेताओं से संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने की कोशिश की। दरअसल कल संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साल का पहला संसद सत्र सार्थक होने की उम्मीद जताई। पार्टिसिपेशन कोऑर्डिनेशन सभी दलों से मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई। और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता राजेश राज से। राजेश, सरकार ने अपनी कोशिश की है, सर्वदलीय बैठक में सभी नेता भी मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि सत्र सुचारू रहेगा, सत्र में उन तमाम मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा हो सकेगी। बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा कि सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं और जब बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए, तो वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही है और तमाम दलों के नेताओं के जो सुझाव आए हैं उन सुझावों पर बीएसी की बैठक में चर्चा कर उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के तेवर हैं ऋतु, वो तेवर बिल्कुल तल्ख दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो हम रामगोपाल यादव की बात करें, प्रमोद तिवारी की बात करें, सस्मित पात्रा की बात करें और जनता जो एनडीए की जो महत्वपूर्ण साझेदार पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके मंत्री हैं चिराग पासवान, उनके पार्टी के सांसद अरुण भारती, उन्होंने आकर ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी ने स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेटस की मांग की है बिहार के लिए, यानी विशेष औद्योगिक राज्य का दर्जा बिहार को दिलाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। वहीं पर सस्मित पात्रा जो बीजू जनता दल के सांसद हैं, उन्होंने उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। महाकुंभ की जो गर्जना है, शोर है, वह भी बैठक में साफ तौर पर सुनाई पड़ी और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसकी गूंज जो है उसको उठाने की कोशिश संसद में जरूर की जाएगी, क्योंकि तमाम लोगों ने ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा इस मामले
को सदन में उठाने की बात आकर कही है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से कैसे फ्लोर मैनेजमेंट किया जाता है। किरण रिजिजू उत्साहित हैं, बीएससी की बैठक में तमाम मुद्दों को वो एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं और 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद का जो पहला इस साल का जो पहला सत्र है, बजट सत्र, वो शुरू हो जाएगा और इस बात की पुष्टि, इस बात का जो जिक्र है वो किरण रिजिजू ने भी किया और साफ तौर पर कहा कि यह पहला सत्र है इस साल का। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे जोश के साथ ये सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, प्रधानमंत्री उसका रिप्लाई करेंगे और बजट पर जो चर्चा है उसको भी शुरू कराने की कोशिश की जाएगी। 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा उस दिन संसद में छुट्टी का दिन होगा, लेकिन 13 फरवरी तक बजट सत्र का जो पहला हिस्सा है उसका संचालन किया जाएगा और फिर दूसरे हिस्से के लिए मार्च में लोग जो है वो इकट्ठा होंगे। तो हम कह सकते हैं कि संसद का जो यह सत्र है यह जोरदार होने की संभावना है। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान शोर शराबा और हंगामा की परंपरा नहीं रही है, लेकिन पिछले कई सत्र से हमने देखा है कि विपक्ष के द्वारा यह जो है करने की कोशिश की गई है, लेकिन सत्ता पक्ष को ये उम्मीद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी और लोग अपनी मर्यादा बनाकर राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनेंगे और विपक्ष का रचनात्मक सहयोग हमें मिलेगा। यह सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष से गुजारिश कर रहा है। जी राजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले हम बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कहा। हमने शुरुआत में सब पार्टियों से अपील किया है कि ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है। इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होगा, फिर बजट पर चर्चा होगा। जी राजेश, सरकार एक तरह से अपने तहत सर्वदलीय बैठक के साथ सभी दलों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कर रही है, लेकिन आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों के तेवर की बात आपने की है, तो सर्वदलीय बैठक में भी क्या वो तेवर दिखाई दिए कुछ मुद्दों पर? बिल्कुल, जिस तरीके से सस्मित पात्रा, बीजू जनता दल, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी, प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, उन्होंने भी आकर सबसे पहले जब बैठक चली रही थी तो प्रमोद तिवारी बाहर आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और वो बिंदुवार तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, महाकुंभ में भगदड़ का मुद्दा हो या फिर अन्य जो देश के मुद्दे हैं और अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी वो उठा रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पिछले सत्र का ये मुद्दा क्या इस सत्र में भी आप उठाएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जो बॉडी लैंग्वेज थे उससे ये संकेत साफ दिख रहा था कि कांग्रेस जो है मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश जरूर करेगी इस सत्र में भी। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तो सत्ता पक्ष को ये उम्मीद है कि विपक्ष को जिन मुद्दों पर भी सवाल खड़े करना हो वो उन मुद्दों पर सवाल खड़े कर सकते हैं। उनके लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा है वह उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा विपक्ष का। लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं वो तल्ख दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस सत्र में भी अगर हंगामा हो तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजेश, सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए अपने तीसरे कार्यकाल का एक तरह से ये पहला पूर्ण बजट माना जाएगा जो अब कल परसों आना है। ऐसे में बजट को लेकर, आर्थिक सर्वे को लेकर और तमाम उन वादों को भी जो मोदी सरकार ने 2024 के चुनाव में जाने से पहले किए, तो उनकी एक पूरी झलक इस बजट में दिखाई देगी। तो सरकार के लिहाज से बजट बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वहीं विपक्ष भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से सरकार को तमाम मुद्दों में को लेकर घेरे, लेकिन उसमें ये कुंभ में जो घटना हुई है वो एक बड़ी घटना हो गई है, जो कि विपक्ष के लिए एक तरह से एक ऐसा मौका रहेगा जिसमें सरकार को घेरेगी वो। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा ऋतु कि ये बजट सत्र के ठीक पहले
विपक्ष को एक बैठे बिठाए हम कह सकते हैं कि एक मुद्दा मिल गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश शासन की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वयं हस्तक्षेप की बात करें, उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की है और जो परिवार हैं उनके प्रति दुख भी जताया है। तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने इस मामले में संजीदगी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके जो तेवर हैं इस मुद्दे पर वो संसद के भीतर भी दिखाई पड़ सकते हैं। और आज विपक्ष की बैठक में भी जब रामगोपाल यादव से पूछा गया कि राजनाथ सिंह आपके सामने थे, क्या आपने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमने इस मामले को जरूर उठाया है, लेकिन राजनाथ सिंह ने कोई रिप्लाई नहीं किया। और अमूमन जब लीडर बोलते हैं तो वो तमाम सवालों को सुनकर आखिर में जवाब देते हैं। रिप्लाई में क्या चीजें आई हैं उस पर किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि विपक्ष के जो भी शंकाएं हैं उनको वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वो उठा सकते हैं और हम बीएससी में तमाम मुद्दों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने बेरोजगारी की बात मुद्दा भी उठाने की बात कही और अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी जो है उसको प्रमोद तिवारी लगातार इस बात को कह रहे थे। अब देखना होगा कि किन किन मुद्दों को साथ लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती है। कल कांग्रेस की जो बैठक होती है, जब वो बैठक होगी पार्लियामेंट में, तो उस बैठक के बाद ये पता चल पाएगा कि कांग्रेस क्या क्या मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। बहरहाल कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि साल का ये पहला संसद सत्र होगा जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ जो है बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला चुनाव जीत गई हैं। 3 पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के बाद भाजपा की हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई हैं। बबला को 19 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आप उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले। सभी 35 पार्षदों और एक सांसद ने अपने मत का प्रयोग किया। विश्वास था, अंदर से आवाज़ थी कि ये जो काम है ये होगा, और जो रहा सा काम है वो हमारे भाई कुलदीप ने पूरा कर दिया। मेयर ने जो दिखा दिया कि लूट रहा है कारपोरेशन को, काम तो क्या करवाने थे हैं। 1400 आदमी रखे, 14 करोड़ रुपया ले गया, उसकी अभी इंक्वायरी कराएंगे हम। ये भी उनके पार्षदों ने देखा कि भैया हमारे साथ ये किस तरीके से किया, उन्होंने भी वोट डाली हमें। कहीं ना कहीं आश्वस्त थे क्योंकि पिछले कार्यकाल में कोई काम हुआ नहीं है, सभी काउंसलर परेशान थे। नेक्स्ट ईयर उन लोगों सबने जाना है चुनाव में, तो मुझे लगता है, सबको लगता था कि अगले साल भी काम नहीं होगा अगर उनका मेयर आ गया। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को देखते हुए उन्होंने सुनते हुए भाजपा को वोट किया है और भाजपा का मेयर बना है। अब काउंसलर्स देख रहे हैं जो हमारे लीडर हैं, एक तो वो एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, और जो मेयर है वो 10-10, 20 हजार इकट्ठे कर रहा है पैसे, FIR लो, तो फिर क्या करेंगे काउंसलर। अंतरात्मा कोई चीज है, तो उन्होंने वोट किया अंतरात्मा से। कहीं भी जाए सर, कहीं भी जाए, इनकी आदत है, ये कोर्ट में जाएंगे या जेल में जाएंगे, और नहीं कहीं जाते जी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इससे पहले समिति ने बुधवार को इस विधेयक का मसौदा रिपोर्ट स्वीकार किया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य अवैध वक्फ संपत्तियों का दावा करने में महत्वपूर्ण सुधार करना है। इनमें अभिलेखों का डिजिटलीकरण, अभिलेखों की ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र स्थापित करना शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य देश की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार लाना है। संशोधित बिल और ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 16 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। जेपीसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की। बोहरा और आगा खानी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया। सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट पर असहमति जताई है और इसे सरकार का मनमाना रवैया बताया। समिति ने वक्फ संपत्तियों के किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए भी कुछ उपाय सुझाए। आज वक्फ की रिपोर्ट हमने 655 पेज की, जो पिछले 5 महीने में
दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के उस बोर्ड के साथ मिले, हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लाइयर, सुप्रीम कोर्ट के लाइयर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट्स के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जेपीसी की रिपोर्ट पर बात करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जेपीसी की कमेटी ने जितना काम किया, इतिहास में उतना काम किसी जेपीसी में नहीं हुआ। इस कमेटी ने जितना काम किया, मुझे लगता है कि जेपीसी के इतिहास में इतना बड़ा काम शायद किसी कमेटी कोई इतना मौका नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन आए पूरे देश में, और 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और 38 मीटिंग की यहाँ जेपीसी ने उन सबों को कंपाइल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, जो संशोधन सरकार ने किए थे उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आज़ादी के बाद नहीं आया। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि लंबे समय से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। Report has been submitted to the Honorable Speaker. Over the last 6 months, detailed discussions and deliberations were held by the JPC regarding the amendments to the Waqf Act. Many people who were in charge of management of the Waqf properties had themselves swindled and encroached the Waqf properties. This new bill is going to bring transparency, accountability and professionalism in the management of Waqf properties all over the country, thereby further empowering the donors of the Muslim community who make the Waqf donation with pristine intentions. यमुना में जहर के गंभीर आरोप को लेकर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा है कि केजरीवाल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को सामूहिक नरसंहार के गंभीर आरोपों से न जोड़ें। चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी तुलना 2 देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति से न करें। चुनाव आयोग ने कहा कि ये आरोप लोगों के बीच वैमनस्य, अव्यवस्था और अशांति को बढ़ावा देने वाले हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इन गंभीर आरोप लगाने के विरोध में केजरीवाल पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर स्पष्टीकरण का एक और अवसर भी दिया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को न जोड़ते हुए यमुना में जहर के प्रकार, मात्रा, प्रकृति, तरीके और इंजीनियरों के विवरण, स्थान और दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा जहर का पता लगाने की पद्धति के बारे में स्पष्ट जवाब के साथ कल सुबह 11 बजे तक ठोस सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने कहा कि इस स्थिति पर विवाद करने का कोई कारण नहीं दिखता और वह इसे सरकारों और एजेंसियों की क्षमता और विवेक पर छोड़ देगा। संक्षिप्त चुनाव अवधि के दौरान लंबे समय से चले आ रहे जल बंटवारे और प्रदूषण के मुद्दों पर मध्यस्थता से परहेज करेगा, विशेषकर जहां सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समझौते और कानूनी निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। यमुना में जहर से नरसंहार की जो बात अरविंद केजरीवाल ने की है, उस पर अरविंद केजरीवाल लगातार चौतरफा हमलों से घिर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। दोनों पार्टियों पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के राजनीतिक नाटक को जनता समझने लगी है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कट्टर ईमानदार का असली किरदार दिखाई देने लगा है। कट्टर ईमानदार का असली किरदार कितना दागदार है, ये उनके पुराने साझीदार के मुंह से खुद सुनाई पड़ रहा है।
अब एक बात दिल्ली की जनता के सामने बहुत साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड पर झूठ बोल रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर झूठ बोल रही थी। और अभी तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन तो है, क्योंकि कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं कि इंडी गठबंधन समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये अभी उस लूज कोalition में शामिल हैं। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। अमेरिका और चीन के बीच एआई वर्चस्व को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत अपना स्वयं का जनरेटिव एआई मॉडल विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि ये मॉडल इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसने देश के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक बड़े भाषा मॉडल को विकसित करने के लिए 19,000 जीपीयू हासिल किए हैं। इनमें से 15,000 हाई एंड हैं। इसके साथ ही सरकार ने 10,000 जीपीयू के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कम से कम 6 डेवलपर्स की पहचान की गई है जो इस भारतीय जनरेटिव एआई मॉडल को 8 से 10 महीनों में चला सकते हैं। DeepSeek was trained on 2,000 GPUs, right? We have now 15,000 high-end GPUs. The ChatGPT version 4 was trained on about 25,000 GPUs. So this gives us a huge compute facility, very robust compute facility, something which will really give the boost to our ecosystem, to our startups, to our researchers, to our academia for creating AI applications, models, distillation processes, training processes, and creating new algorithms. 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ का निरीक्षण करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह प्रयागराज पहुंचे। वहीं मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि उन्होंने भीड़ कम होने के कारण सभी पुलों को फिर से खोल दिया है और बसंत पंचमी के दिन किसी भी वीआईपी मूवमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन भीड़ प्रबंधन के लिए तैयार है। सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में दिल्ली और रेलवे के बीच मुकाबला जारी है। इस मुकाबले की सबसे खास बात यह है कि 12 साल बाद विराट कोहली दिल्ली की तरफ से कोटला में खेलते दिखाई दिए। विराट कोहली के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए स्टेडियम के अंदर और बाहर भारी संख्या में मौजूद रहे। इससे पहले घरेलू क्रिकेट में इतनी दीवानगी कभी देखने को नहीं मिली। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने क्रिकेट फैंस से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि वो यहाँ सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी को देखने आए हैं। विराट कोहली को देखने आए थे और एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो बैटिंग करेंगे, पर बैटिंग तो करी नहीं। फील्डिंग देख रहे रेलवे की बैटिंग देख रहे थे। रेलवे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, 5 विकेट वैसी हो गई थी और ना तो छक्के लग रहे, चौके लग रहे हैं बस, वो सिंगल डबल ले रहे, तो मूड ही वैसा अजीब सा बन गया कि यार क्या चल रहा। पर विराट कोहली थे तो मजे आ गए उनको देख के। विराट कोहली को तो घूमते ही सब ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसा पता नहीं कौन आ गया। बस अब जल्दी से रेलवे के 10 विकेट हो, फिर विराट कोहली की बैटिंग है, सब उसी के इंतजार में बैठे हैं यहाँ पे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अंदर जितने भी लोग स्टेडियम में इस टाइम हैं, आई थिंक 100% लोग सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को देखने आए हैं। अदरवाइज रणजी ट्रॉफी मैच में इतनी भीड़ नहीं होती है और ना कभी 3 स्टैंड खुले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के लिए 3 स्टैंड में लोग बाग बैठे हैं और विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। और विराट कोहली जब भी विराट कोहली हमारी जान है। आई लव यू विराट कोहली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।